Hello everyone, in this video we are going to discuss a very important question, and that is, can central government put limitations on the borrowing power of a state government? अब ये क्वेश्चन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले जो केरला की जो गवर्नमेंट है उसने एक पिटीशन फाइल किया था अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली केरला गवर्नमेंट का ये कहना था दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट पुट एनी लिमिटेशंस ऑन द बोरोइंग पावर ऑफ द स्टेट। अब अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐसा डिसीजन लिया है कि दिस मैटर विल बी नाउ रेफर्ड टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ 5 जजेस, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि दोनों गवर्नमेंट जो है वो बैठ करके इसका एक सॉल्यूशन निकाले। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटी, सेंटर स्टेट रिलेशन, फिस्कल फेडरलिज्म, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इशू को समझते हैं थोड़ा डिटेल में कि आखिर ये कहाँ से शुरू हुआ। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने एक लिमिटेशन लगाई थी एट दी बोरोइंग लिमिट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये लिमिटेशन ऐसा लगाया गया था कि स्टेट कैन नॉट बोरो मोर देन 3% ऑफ देयर जीएसटीपी। उसके अलावा 0.5% और अलाउ किया गया था, बट इट वाज लिंक्ड टू सर्टेन स्कीम, सर्टेन अदर इंसेंटिव्स के लिए उसके अलाउ किया गया था, बट बेसिकली 3% लिमिट लगाया गया था ऑन द बोरोइंग पावर ऑफ द स्टेट। साथ ही फाइनेंस कमीशन जो है उसने केरला को एक हाईली डेट स्ट्रेस्ड स्टेट भी डिक्लेयर किया था। और सिर्फ 15 फाइनेंस कमीशन ही नहीं, इससे पहले भी जो फाइनेंस कमीशन बनी है उन्होंने भी केरला के लिए उसके जो फाइनेंस है उसके लिए एक वार्निंग इशू किया था कि इट इज़ हाईली डेट स्ट्रेस्ड। इट इज़ द थर्ड हाईएस्ट डेट रिडन स्टेट। आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, उसके बाद केरला आता है। तो काफ़ी ज़्यादा केरला का डेट हाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऑल्दो उन्होंने जो केरला को काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड किया है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बट केरला जो है उसने अनप्रोडक्टिव ढंग से इन चीज़ जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो रेवेन्यू है उसको स्पेंड किया है, जिसके कारण इनका डेट जो है वो बढ़ता चला गया है। तो अगर हम डेटा की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कहना है कि केरला यूजुअली ये जो उनका रेवेन्यू होता है वो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स पे ज़्यादा खर्च करती है। लाइक फॉर एग्जांपल वो 48% जो है रेवेन्यू का वो पेंशन वगैरह पे खर्च कर देती है। साथ ही जो पब्लिक जो आपका सर्विसेज है उसमें सैलरीज वगैरह पे वो पैसे खर्च करती है। अगर हम पर कैपिटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात करें तो केरला का इज हाईएस्ट इन द कंट्री। इट इज 1.3 टाइम्स द नेशनल एवरेज जो पर कैपिटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर केरला का काफी लो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा हाई है। ऑल्दो केरला जो है रिसोर्स मोबिलाइज भी काफी अच्छे तरीके से करता है, रेवेन्यूज भी अच्छा कलेक्ट करता है, बट इट इज नॉट सफिशियंट। तो इसके लिए केरला नीड्स टू बोरो। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लोन्स लेती है, वो बोरो करती है मार्केट से विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और आउटसाइड से भी वो बोरो करती है, क्योंकि जनरली जो रेवेन्यू होता है वो इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल ऑल द डेवलपमेंटल नीड्स या जो भी सोशल सर्विसेज है उसके लिए इट इज़ नॉट सफिशिएंट। तो इसके लिए बोरो करना पड़ता है। और केरला काफ़ी ज़्यादा सोशल सर्विसेज पे, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा स्पेंड भी करती है। तो केरला का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर हम पर कैपिटा की बात करें तो इट इज़ द हाईएस्ट इन द कंट्री। तो ये आर्ग्यूमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि केरला हैज़ नॉट बीन स्पेंडिंग दिस जो भी उसके जो रिसोर्सेज है उसे अच्छे से स्पेंड नहीं कर रही है। इट इज़ स्पेंडिंग इट इन एन अनप्रोडक्टिव वे। वही केरला गवर्नमेंट का कहना है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कटिंग देयर जो रेवेन्यू शेयर है, जो टैक्स शेयर है वो कट कर रही है। जो आपका जो टोटल जो पूल होता है टैक्स के उसमें से स्टेट्स को दिया जाता है। तो केरला गवर्नमेंट का कहना है कि वो कुछ सालों में इन रिसेंट ईयर्स में वो कट डाउन कर दिया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका जो शेयर है इन द टैक्स पूल। अभी ये डिसीजन जो है वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ये रेफर किया गया है, तो अब आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि क्या डिसीजन आता है। बट उससे पहले हम समझते हैं कि ये जो सेंट्रल स्टेट के जो फाइनेंशियल रिलेशंस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है। कैन सेंट्रल गवर्नमेंट पुट लिमिटेशन ऑन द बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ अ स्टेट? तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, आर्टिकल 293(1), 293(2) एंड 293(3). तो सबसे पहले हम 293(1) को समझते हैं, ये क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल स्टेट के पास ये एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो इंडिया के टेरिटरी के अंदर वो बोरो कर सकती है, वो लोन रेज कर सकती है बाय गिविंग द गारंटी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के सिक्योरिटी के बेसिस पे वो बोरो कर सकती है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है स्टेट्स के पास, इट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। अब हम दूसरा आर्टिकल समझते हैं, आर्टिकल 293(2).
अब ये आर्टिकल कहता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो स्टेट के बिहाफ में भी गारंटी दे सकती है। अगर स्टेट कोई लोन रेज करना चाह रहा है तो उसके बिहाफ में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गारंटी प्रोवाइड कर सकती है, विच विल बी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, बट इसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है, तो ये था दूसरा 293(2) जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी प्रोवाइड कर सकती है फॉर द लोन्स रेज्ड बाय द स्टेट। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 293(3). अब ये आर्टिकल कहता है कि एक स्टेट बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट से लोन रेज नहीं कर सकती, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के लोन रेज नहीं कर सकती। ये किस सिचुएशन में नहीं कर सकती? जब स्टेट के पास ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग लोन है। ठीक है, जब स्टेट के ऊपर ऑलरेडी पहले से लोन है जिसका जो गारंटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया हुआ था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर गारंटी ले चुकी है ऑलरेडी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बेसिस पे, और उसके बेसिस पे स्टेट ने लोन रेज किया है और स्टेट वापस से लोन रेज करना चाहती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के बिना नहीं कर सकती। क्योंकि इससे क्या होगा कि वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट को ही रेस्क्यू करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, जब डेट हाई हो जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं एक फिस्कल हेल्थ जो है वो बिगड़ सकता है पूरे नेशन का। तो इसलिए ये 293(3) दिया गया जिसमें कि कंसेंट जरूरी है। बट ये उसी सिचुएशन में जरूरी है जब ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया हुआ है, गारंटी दिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को, उस केस में। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो कि हमने देखा सेंटर और स्टेट का क्या रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग या लोन जो रेज कर सकते हैं। अब हम दोनों आर्गुमेंट समझते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या आर्गुमेंट रख रही है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसका क्या आर्गुमेंट हो सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अब तो पहले तो हमने देखा कि एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है 293(3) में कि अगर फिजिकल हेल्थ जो है वो स्टेट की बिगड़ रही है, देन इट कैन नॉट रेज लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है ऐसा सिचुएशन में। साथ ही अगर एक FRBM एक्ट के अंदर एक रिव्यू कमेटी बनाया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ NK सिंह। ठीक है, FRBM इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर एक लिमिटेशन सेट की गई थी कि जो डेट टू GDP रेशियो है वो पूरे कंट्री का इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 60%। अब 60% में आपका 40% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और 20% सारे स्टेट्स का मिला करके होगा। ठीक है, तो ये एक सेट किया गया था, एक थ्रेशोल्ड बनाया गया था ताकि जो फिजिकल स्टेबिलिटी है, जो हेल्थ है, वो बना हुआ रहे हमारे कंट्री का। अब केरला की डेट टू GDP रेशियो की बात करें तो ये काफ़ी हाई है। अगर डेटा की बात करें तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इट इज़ अराउंड 34-35%, इससे भी ज़्यादा था। इट वॉज अराउंड 39% फ्यू ईयर्स बैक। तो अभी ये 34.62% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आर्ग्यूमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि केरला हैज़ नॉट बीन यूजिंग इट्स रेवेन्यूज प्रॉपरली, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम कर रही है या प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ नहीं कर रही। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ये केरला ने खुद ही क्रिएट की है। अब हम समझते हैं कि स्टेट का क्या, इसके स्टेट के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ये जो लिमिटेशन लगाया जा रहा है इससे क्यों स्टेट अपोज कर रही है। तो स्टेट के पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर 293(1) की स्टेट जो है वो उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो लोन्स रेज कर सकती है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। अब उसके साथ ही स्टेट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतें होती है, तो स्टेट को एक फ्रीडम चाहिए, एक फिजिकल फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्हें एक फ्रीडम चाहिए कि वो अपना जो उनके जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए वो जो आपका रेवेन्यू है वो रेज कर पाए। तो एक फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन, एक फिजिकल फ्रीडम ज़रूरी है स्टेट्स के लिए ताकि डेवलपमेंट गोल्स जो है वो उसको फुलफिल कर पाए। जो मैंडेट्स उन्होंने दिए थे लोगों के लिए, जो प्रोमिसेस किए थे उसको फुलफिल करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो ये स्टेट्स के पास भी फ्रीडम होना ज़रूरी है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फेडरलिज्म। अब कुछ अभी हाल ही में दिल्ली में प्रोटेस्ट भी किया गया था, जो अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट्स है अलग पार्टीज़ के, तो उन्होंने ये भी अक्यूजेशन लगाया था कि नॉर्मली गवर्नमेंट क्या करती है, जो दूसरी सिंस स्टेट में दूसरी पार्टीज़ का गवर्नमेंट है और सेंटर में दूसरी पार्टी का गवर्नमेंट है, तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो स्टेट जानबूझ के ऑब्स्ट्रक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट जानबूझ के ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है टू स्टॉप डेवलपमेंट्स वगैरह उस स्टेट का। तो ऐसा एक्यूजेशन भी लगाया गया है बाय द स्टेट्स। तो ये हमने स्टेट के आर्गुमेंट देखे इन दिस केस। अब वे फॉरवर्ड की बात करें तो फेडरलिज्म जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये कई जजमेंट्स में ऐसा बताया गया है, और बिना फिजिकल फेडरलिज्म के फेडरलिज्म जो है वो उसे नहीं अच्छे से अप्लाई किया जा सकता। तो फिजिकल फेडरलिज्म बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए स्टेट के पास इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है। बोरोइंग लिमिट, बोरोइंग कैपेसिटी उनकी जो है वो
उस पर लिमिटेशंस वगैरह लगाने से ये जो फिजिकल फेडरलिज्म है ये डिस्टर्ब होगा। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो फिजिकल डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हम ऐसे अनप्रोडक्टिव तरीके से खर्च नहीं कर सकते जो हमारे पास जो भी रेवेन्यू है। तो फाइनेंस, हेल्थ और फिजिकल डिसिप्लिन भी मेंटेन रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो और ये कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे सेंट्रल गवर्नमेंट ही रेस्क्यू करती है। ऐसे किसी सिचुएशन में अगर स्टेट आ जाता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही वो उसको हेल्प करती है। तो ये भी ज़रूरी है कि एक फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक बोरोइंग लिमिट, कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस होनी चाहिए कि स्टेट कितना ज़्यादा बोरो कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस जैसा कि आया है, तो इसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो केरला की गवर्नमेंट है उसे बैठ करके डिस्कशन करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, विच शुड बी द वे फॉरवर्ड। ठीक है। और एट द सेम टाइम ये इंश्योर भी करना चाहिए कि स्टेट जो भी बोरो करती है उसको प्रोडक्टिव तरीके से खर्च करे, टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा खर्च करे, ताकि लॉन्ग रन में वैसे रिटर्न्स भी आए, ना कि डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए इन पैसों को खर्च कर दिया जाए, क्योंकि उससे कोई रिटर्न नहीं आएगा। यू विल हैव टू बोरो अगेन। ठीक है। तो इन जो भी बोरोइंग वगैरह है इसे सही ढंग से, रैशनल तरीके से और एक प्रोडक्टिव तरीके से खर्च किया जाए। तो ये हमने समझा कि क्या इशू चल रहा है केरला गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।